हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका इस नए वीडियो के अंदर जहाँ पे आज हम फिर से एक नई प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, राइट। अब ये जो प्रॉब्लम है दैट इज अबाउट अ स्टेयरकेस प्रॉब्लम। ठीक है, इसको भी ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं समझने की, और फिर किस तरह से हम रिकर्सिव कॉन्सेप्ट को यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं वो चीज़ देखने की कोशिश करेंगे। प्रॉब्लम को ध्यान से समझना और प्रॉब्लम बताने के बाद वीडियो को पॉज करके सोचना कि यू नो इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे बच्चे अगर सोचें तो निकाल सकते हैं खुद भी सोल्यूशन। आई होप जो पुरानी वीडियोस अभी तक हमने देखी हैं जिसमें हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया रिकर्जन के, वो सब क्लियर हो गया होगा। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी पावर निकालने वाले क्वेश्चन के बारे में, जिसमें हमने एक ब्रूट फोर्स अप्रोच के बारे में सबसे पहले डिस्कस किया और उसके बाद हम एक ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच के ऊपर गए थे, राइट। सब कुछ याद है? आई होप सब चीजें क्लैरिटी के साथ जा रही होंगी अभी तक। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड नाउ द स्टेयरकेस प्रॉब्लम। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझाती हूं मैं। ये प्रॉब्लम कहती है कि अगर तो n की वैल्यू 1 है, अगर तो n की वैल्यू 1 है मतलब कि नंबर ऑफ स्टेयर्स। ठीक है, मान लेते हैं कि मेरे पास या तो एक स्टेप स्टेयर्स ही चल सकती हूं मैं, या फिर 2 स्टेप स्टेयर्स चल सकती हूँ। मतलब कि नंबर ऑफ स्टेप्स या तो मैं n इक्वल टू 1 कर सकती हूँ या n इक्वल टू 2 कर सकती हूँ। ठीक है, अब मान लो कि टोटल नंबर ऑफ स्टेयर्स जो है, टोटल नंबर ऑफ स्टेयर्स जो मुझे चलने हैं, जो मुझे जाना है, कंसीडर कि वो जो है ना, वो मान लेते हैं कि सपोज 1 है, मुझे एक ही स्टेयर अप जाना है। अब कितने स्टेप्स, इसको मैं n की जगह स्टेप्स लिख देती हूँ। ठीक है, तो या तो मैं एक टाइम पे एक स्टेप चल सकती हूं या फिर मैं एक टाइम पे 2 स्टेप चल सकती हूँ। ये मेरे कहने का मतलब है। आप 3 स्टेप ऑब्वियसली नहीं चल सकते, या तो एक या फिर 2 एट ए टाइम चल सकते हो। मतलब कि कई बार होता है ना कि हम 2 स्टेयर्स पे जंप कर जाते हैं, है ना। सो अब मैं आपको बोलूं कि मुझे सिर्फ एक ही स्टेयर चलना है, तो बताओ कितने नंबर ऑफ वेज है चलने के। ऑब्वियसली आप बोलोगे कि कैसी बातें कर रहे हो मैम, n इक्वल टू 1 है, एक ही स्टेप चलना है, तो ऑब्वियसली एक ही स्टेप चलना पड़ेगा, 2 स्टेप तो चल नहीं सकते। बिल्कुल ठीक बात है। तो आपने बोला कि सिर्फ एक ही वे है, कि मतलब कि मैं एक ही स्टेप चलूं स्टेयर पे पहुंच जाऊंगी। अब मान लो कि मेरे पास नंबर ऑफ स्टेयर्स जिसको मैं अब n से रिप्रेजेंट कर रही हूं वो मान लो 2 है, 2 स्टेयर्स हैं, स्टेयर 1 स्टेयर 2, 2 सीढ़ियां हैं। इसको चलने के कितने तरीके हैं? मान लो कि 2 स्टेयर्स हैं मेरे पास में, 2 सीढ़ियां हैं मेरे पास में, तो उसको चलने के कितने वेज हैं? तो एक तरीका तो आप मुझे बोलोगे कि मैं पहले पहला स्टेयर चलूंगा, पहला स्टेप चलूंगा, फिर दूसरा स्टेप चलूंगा, तो एक एक दूसरी स्टेयर पे पहुंच जाऊंगा। बिल्कुल ठीक बात है। या फिर मैं क्या करूंगा कि मैं डायरेक्टली 2 पे जंप कर जाऊंगा। ये भी तो बिल्कुल ठीक बात है। डायरेक्टली 2 स्टेप चल सकते हैं ना, ये आपको अलाउड है। दिस इज गिवन, दिस इज गिवन कि या तो यूजर एक स्टेप चलेगा या फिर डायरेक्टली 2 स्टेप भी चल सकता है, दैट इज परमिसिबल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं यहां पे बोलूं कितने नंबर ऑफ वेज हैं, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं, तो आप मुझे बोलोगे कि 2 तरीके हैं भाई चलने के, 2 वेज है। क्या कह सकते हो आप कि अगर मेरे पास नंबर ऑफ स्टेयर्स 2 हैं तो मैं 2 तरीकों से चल सकती हूं। या तो मैं एक एक स्टेप चलूंगी, 2 स्टेयर्स चढ़ जाऊंगी, या फिर सीधा दूसरे स्टेप पे जंप कर लूंगी। ठीक है जी। अब अगर मान लो आपके पास नंबर ऑफ स्टेयर्स 3 है, अगर मान लो नंबर ऑफ स्टेयर्स कितने हैं, 3 है, तो उस केस में कितने नंबर ऑफ वेज होंगे? आप बोलोगे कि हो सकता है कि मैं एक एक स्टेप चलूं, हो सकता है कि मैं पहला एक स्टेप चलूं फिर 2 स्टेप चल जाऊं, हो सकता है कि मैं पहले 2 स्टेप चलूं फिर एक स्टेप चल जाऊं, है ना। कुछ और पॉसिबल है? आई डोंट थिंक। यही ऑप्शन है कि या तो एक एक स्टेप चलो, या फिर पहले एक स्टेप चलो फिर 2 स्टेप चल जाओ, या फिर पहले 2 स्टेप चलो फिर एक स्टेप चल जाओ। तो इन अ वे क्या मैं कह सकती हूँ कि इन टोटल 3 वेज है चलने के। अगर नंबर ऑफ स्टेयर्स 3 है तो टोटल नंबर ऑफ स्टेयर्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे n से। ठीक है, तो 1 हुआ,
तो 1 वे दिखा, 2 हुआ तो 2 वेज दिखे, 3 हुआ तो 3 वेज दिखे। अच्छा, नंबर ऑफ स्टेयर्स अगर 4 होते हैं तो कितने वेज है? कोशिश करो सोचने की, पोज करो वीडियो को। मैं कहती हूं कि मैं एक एक स्टेप भी चल सकती हूँ, 1 1 1 1 चल सकती हूँ, 1 1 1 1। मैं कहती हूं कि मैं पहला एक, फिर 2, फिर एक चल सकती हूँ, तब भी टोटल 4 ही हुए ना? नहीं, 2 3 4, हाँ अब सही है। पहले एक चली, फिर 2 चली, फिर एक चली, टोटल 4 स्टेप चल गई। या फिर मैं करूं कि पहले 2 चल ली, फिर एक, फिर एक। या फिर मैं कहूं कि पहले एक चले, फिर एक चले, फिर 2 चल गए। या फिर मैं कहूं कि दोनों बार 2 स्टेप चले। तो अगर मैं काउंट करूं टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? इट विल बी 5 वेज। इट विल बी इन टोटल 5 वेज आर देयर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप देखो यहां पे अपने पास एक काइंड ऑफ सीरीज बन रही है, 1, फिर आंसर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 5 आया। ठीक है, एक और लास्ट ट्राई करके देखते हैं, फिर अल्टीमेटली सीरीज के बारे में आप लोगों को पता चल जाएगा। अच्छा, n की वैल्यू 5 पे कितने ऑप्शन है? 4 तक कर लिया ना अपन ने। 5 पे कितने वेज हैं चलने के? आप बोलो मैं 1 1 1 1 1 कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हो। मैं 1 2 1 1 कर सकता हूं, 2 3 4 5 बिल्कुल कर सकते हो। मैं 2 1 1 1 कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हो। मैं 1 1 1 2 कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हो। मैं 2 2 1 कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हो। मैं 2 1 2 कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हो। मैं 1 2 2 कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हो। और कुछ बचा क्या? एनी अदर थिंग? तो हम 5 बार ऐसे चल लिए, ठीक है। सो एक तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका ये हो गया, तीसरा तरीका ये हो गया। आई थिंक सबका एडिशन 5 ही हो रहा है ना, 4 5 4 5। चौथा तरीका ये हो गया, पांचवा ये हो गया, छठा ये हो गया, सातवां ये हो गया। क्या और कोई तरीका है चलने का? इफ वी विल सी हियर, 2 2 करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो यहां पे एक पॉसिबिलिटी और बच रही है जो कि मैं देख पा रही हूं अभी तक, दैट इज 1 1 2 1 है ना, क्योंकि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। लेकिन 4 पॉसिबिलिटीज अपने पास बन सकती हैं यहाँ की, कि ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले एक चला, फिर एक चला, फिर 2 चले। तो ये हमारा लास्ट 8वां केस बन गया। कहने का मतलब ये है कि व्हेन n की वैल्यू 5 थी तो हमारे पास इन टोटल कितने वेज आ गए? 8 वेज आ गए। क्या मैं बोल सकती हूँ कि जब n की वैल्यू 5 थी तो अपने पास नंबर ऑफ वेज कितने आ गए? टोटल नंबर ऑफ वेज आ गए 8। तो मतलब कि यहां पे आंसर क्या आ गया? 8। अब कुछ समझ में आ रहा है? अब कुछ समझ में आ रहा है? कुछ तो समझ में आ रहा होगा। यहां पे अगर आप ऑब्जर्व करो तो वैल्यू 1 थी, फिर 2 हुई, फिर 3 हुई। अच्छा, यहां से देखना शुरू करते हैं, शायद फिर थोड़ा सेंस बने। जब मैंने 3 के लिए कैलकुलेट किया है ना, जब मैंने 3 के लिए कैलकुलेट किया, जब n के लिए 3 थी, तो इसका आंसर क्या मैं बोल सकती हूं? इसका जो 3 आंसर आया वो इन दोनों का समेशन आया, पीछे वाली 2 टर्म्स का समेशन आया। तो अगर मान लो ये मेरे पास एक एरे है, मे बी रिजल्ट और मे बी काउंट, कुछ भी बोल दो, काउंट की एरे है, तो क्या मैं कह सकती हूं यहां पे काउंट की वैल्यू जो है, जो n इक्वल टू 3 पे हमारे पास आई, वो n-1 प्लस काउंट में n-2 पे क्या रखा हुआ है उसका समेशन है। मैं ये बोलना चाह रही हूं, देखो ध्यान से। 3 पे तो 3-1 वैल्यू क्या है? 2। तो n की 2 पे वैल्यू क्या थी? 2 प्लस n की वैल्यू 0 पे वैल्यू, सॉरी 3-2 1 पे वैल्यू क्या है? 1। 2 + 1 3। तो बेसिकली अगर आप यहां पे ऑब्जर्व करो तो मैं ये बोलना चाह रही हूं इन अ वे कि जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे तो लास्ट की 2 वैल्यूज का समेशन अपना रिजल्ट होगा। अब n की वैल्यू 4 पे देख लो तुम, n की वैल्यू 4 पे आंसर 5 आ रहा है। 5 कैसे आ रहा है? इन दोनों का एडिशन कर दो ना, 5 आ जाएगा।
फिर से आगे बढ़ना है, देखना है। मैं कह रही हूं n की वैल्यू 5 पे 8 वेज आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? ऐड कर दो ना 5 और 3 को, आंसर आ जाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ n इक्वल टू 6 पे कितने नंबर ऑफ वेज आने वाले हैं, तो ऐड कर दो ना 8 प्लस 5 को, क्या हो गया? 13। तो क्या बोलेंगे? 13 वेज है ना? 13 वेज है। n की वैल्यू 7 पे निकाल सकते हो? निकाल सकते हैं। 13 प्लस 8 कर दो ना, 13 प्लस 8 कर दो ना, क्या आ जाएगा? 21। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ वेज निकालने के लिए पिछली दो वैल्यूज को अपने को ऐड करना और अपना आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये सेम चीज जब हमने रिकर्जन स्टार्ट किया था उसमें शायद सेकंड प्रॉब्लम थी फिबोनाची सीरीज की, उससे सेम नहीं है। फिबोनाची सीरीज क्या थी? ध्यान से देखना। फिबोनाची सीरीज क्या थी कि मैंने बोला था n की वैल्यू 0 पे वैल्यू 0 रहेगी, n की वैल्यू 1 पे क्या थी? 1, 2 पे 1 प्लस 0, तो 0 1 2 3, 3 पे क्या थी? 1 प्लस 1 2, 4 पे क्या थी? 2 प्लस 1 3, 5 पे क्या थी? 3 प्लस 2 5, 6 पे क्या थी? 5 प्लस 3 8। तो अगर हम ऑब्जर्व करें फिबोनाची सीरीज में भी तो हम यही कर रहे थे, n-1 प्लस n-2 सेम चीज कर रहे थे। लेकिन अगर आप देखो यहां पे, तो जो मेरा आंसर यहां पे 1 है, वो आंसर किसका है? फिबोनाची ऑफ 1 का, जो मेरे इस एरे में 0 इंडेक्स पे प्रेजेंट है। ऑब्वियसली ये भी एक एरे ही है जिसका इंडेक्स 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। अगर इस सीरीज को फिबोनाची सीरीज से कंपेयर किया जाए तो 0 पे 1 प्रेजेंट है और यहां पे 1 पे 1 प्रेजेंट है, यहां पे 1 पे 2 प्रेजेंट है, यहां पे 2 पे 1 प्रेजेंट है ना? यहां पे 3 पे 2 पे 3 प्रेजेंट है, यहां पे 2 पे 3 प्रेजेंट है। कुछ तो गड़बड़ कर दी मैंने। फिबोनाची सीरीज के अंदर हमारे पास n की वैल्यू 0 पे 0 हो गया, n की वैल्यू 1 पे 1 हो गया, n की वैल्यू 2 पे 1 प्लस 0 1 आ गया, 3 पे 1 प्लस 1 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 8 आ गया। बिल्कुल सही है। तो यहां पे क्या गड़बड़ हो गई? अपनी सीरीज यहां से शुरू हो रही है इसका मतलब। तो बेसिकली अपना जो आंसर है ऊपर वाले केस में, मैं एक्चुअली कंपेयर करना चाह रही हूं फिबोनाची सीरीज को अपने इस वाले काउंट ऑफ नंबर ऑफ स्टेयर्स की प्रॉब्लम से। तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है ना? तो बेसिकली ये जो वैल्यू है ये n इक्वल टू 1 की है, नंबर ऑफ वेज में 1, नंबर ऑफ वेज में 2, नंबर ऑफ वेज 3, नंबर ऑफ n की वैल्यू 4 पे, n की वैल्यू 5 पे, ये आंसर आ रहा है। तो इन अ वे मैं ये बोल सकती हूं कि जब मुझे n की वैल्यू 1 निकालनी है ना, तो मुझे फिबोनाची का 2 इंडेक्स चाहिए। जब मुझे n के लिए 2 चाहिए तो फिबोनाची का 3 इंडेक्स को कॉल करना है। जब मुझे n के लिए 3 कॉल करनी है तो फिबोनाची का 4 इंडेक्स कॉल करना है ना? अब समझ में आ रहा है, रिलेट कर पा रहे हैं। देखो, अगर मुझे n इक्वल टू 1 का आंसर चाहिए तो मैं ये देख पा रही हूं कि मुझे फिब में n प्लस 1 को कॉल करना पड़ेगा। मतलब कि इसका जो आंसर है ना नंबर ऑफ वेज का, मेरे फिब वाले एरे में फिब ऑफ 2 में प्रेजेंट है। सिमिलरली n की वैल्यू जब मैं 2 बोल रही हूं, नंबर ऑफ स्टेयर्स, n क्या है यहां पे? नंबर ऑफ स्टेयर्स में मुझे नंबर ऑफ वेज निकालने हैं कि जब 2 स्टेयर होंगे तो कितने नंबर ऑफ वेज है। इसका आंसर मैं कह रही हूं फिब ऑफ n प्लस 1 में प्रेजेंट होगा। मतलब कि फिब ऑफ 3 जो आंसर होगा ना वो नंबर ऑफ वेज बताएगा। फिब ऑफ 3 देख लो क्या है, अपने एरे में 2 है। बिल्कुल सही बात है। मैं ये बोल रही हूं कि जब n की वैल्यू 3 होगी ना, तो नंबर ऑफ वेज निकालने के लिए मैं कॉल करूंगी फिब ऑफ n प्लस 1 को। मतलब कि फिब ऑफ 4 में आंसर होगा नंबर ऑफ वेज का। देख लो फिब ऑफ 4 में क्या है? 3 है, जो कि बिल्कुल सही है। इसमें क्या है? 1 है। इसमें क्या है? 2 है। इसमें क्या है? 3 है। आगे और वेरीफाई कर लेते हैं। n की वैल्यू 4 पे मैं फिर से बोल रही हूं, मैं फिब ऑफ n प्लस 1 को कॉल करूंगी। मतलब कि फिब ऑफ 5 में मेरा आंसर प्रेजेंट होगा। फिब ऑफ 5 में आंसर क्या है? फिब ऑफ 5 में आंसर है 5 है। बिल्कुल ठीक है। तो कोड समझ में आता है? कोड समझ में आता है कि अपने को क्या चेंज करना है? सिर्फ अपने को सिंपल फिबोनाची वाला कोड लिखना है। पर जब हम आउटपुट में प्रिंट कराएंगे ना, जब हम आउटपुट में प्रिंट करा रहे होंगे,
तो उस टाइम पे हम n को प्रिंट ना करा के n+1 को प्रिंट करा देंगे, तो अपना काम हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा फंडा है ना। अब कोशिश करके देखते हैं। यही सेम चीज को मैं क्या करती हूँ, कोड में लिख के देखती हूँ। तो एक काम करते हैं, इसको तो कर देते हैं और यहां पे एक और फाइल क्रिएट कर लेते हैं। फाइल का नाम रख देते हैं काउंट स्टेयर्स। नहीं, स्टेयर्स तो काउंट नहीं कर रहे हैं हम, काउंट वेज लिख देते हैं। ठीक है, काउंट वेज ठीक है। अब यहां पे अपने पास अपने क्लास क्रिएट कर ली, पब्लिक क्लास काउंट वेज के नाम से। अरे तभी मैं सोचूं ये ऑटोमेटिकली आया क्यों नहीं, रीनेम करना पड़ेगा .java, तब अपने आप चीजें आ जाएंगी, है ना। अब ठीक है। अब यहां पे सबसे पहले तो मेन फंक्शन बनाना पड़ेगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और यहां पे अपन ने लिख दिया। ठीक है, ये तो सिंपल सी चीज हो गई। अब सबसे पहले तो अपने को यूजर से n की वैल्यू एंटर करानी पड़ेगी। भाई किसके नंबर ऑफ वेज चाहिए, नंबर ऑफ स्टेयर्स बताओगे तभी तो बता पाएंगे ना कितने नंबर ऑफ वेज है उस पर चलने के। तो एक बार के लिए इंपोर्ट करा लेते हैं जावा डॉट। ठीक है, अब यहां पे मैं क्या करूंगी, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना दूंगी, स्कैनर SC विच इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। और यहां पे अब हम इनपुट करवा लेंगे किसको, जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार करना पड़ेगा तब जैसे चलता है भैया। अब किसको इनपुट करवाएंगे, n की वैल्यू को, वो होगा SC डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, ठीक है जी। एक बार प्रिंट भी करवा लेंगे ताकि यूजर को पता चल जाए कि ठीक है जी, अब यहां पे अपने को इनपुट करना है। यहां पे करवा देते हैं एंटर नंबर ऑफ स्टेयर्स, तभी तो हम काउंट कर पाएंगे ना नंबर ऑफ वेज कितने। बिल्कुल ठीक है। अब क्या कर सकते हैं अपन, अब फंक्शन कॉलिंग कर लेते हैं, फंक्शन कॉलिंग जिसके अंदर मैं रिजल्ट को डाल दूंगी और यहां पे काउंट नंबर नाम से एक फंक्शन बना देते हैं जिसमें n डाल देंगे। ठीक है, और यहां पे हम प्रिंट करा देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नंबर ऑफ वेज इज। ठीक है, और यहां पे अपन रिजल्ट को डिस्प्ले करवा देंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, समझ में आता है आई थिंक। अब क्या करना है अपने को, सिंपल थिंग इज अपने को फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा जो बच गया है। ऑब्वियसली टाइप जो होगा वो इंट टाइप होगा और फंक्शन का नाम अपन ने रखा है काउंट नाम, जिसके अंदर वैल्यू क्या जाएगी n। ठीक है, अब यहां पे अपन बेस केस कंडीशन लगाएंगे सबसे पहले तो, कि अगर n की वैल्यू 1 है, 1 से छोटी है तो क्या रिटर्न कर दे, सिंपली n ही रिटर्न कर दे, क्योंकि अपने को पता है जब n की वैल्यू 1 होगी तो आंसर में 1 ही आने वाला है, तो मैंने 1 रिटर्न करा दिया। ये तो हो गई बेस केस कंडीशन की बात। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो रिकर्सिव कॉल होगा। रिकर्सिव कॉल में फिबोनाची की सीरीज क्या कहती थी, क्या कहती थी, रिजल्ट इज इक्वल टू काउंट ऑफ नम n-1 प्लस एक चीज करनी पड़ेगी और अपने को काउंट ऑफ नम n-2। ठीक है, ये तो ठीक है बात। यहां पे अपन रिटर्न करा देंगे रिजल्ट जो भी आएगा। एक चीज जो अपने को देखनी पड़ेगी, अच्छा इसको अपन को इंट रिजल्ट इज इक्वल टू 0 भी डिफाइन करना पड़ेगा। जब हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं ना, तो जब यूजर n इनपुट कर रहा है तो अपने को n+1 डालना है। ये समझ में आता है, क्योंकि अभी भी अपन ने रिलेशन देखा है ना कि जब मैं n इक्वल टू 1 कर रही हूं तो वो किस में प्रेजेंट है, fib of 2 में प्रेजेंट है, तो n+1 डालना है जब फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, यहां पे सेमीकोलन आएगा। अब ठीक लग रहा है मुझे। अब देखते हैं, आई थिंक कि रिलेशन, अगर जिसको रिलेशनशिप समझ में आ गया ना बिटवीन काउंट ऑफ स्टेयर्स प्रॉब्लम एंड फिबोनाची सीरीज प्रॉब्लम, वो बता सकता है कि ऐसा मैंने क्यों किया। बाकी सबको दिक्कत होएगी, तो समझने की कोशिश करना
समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा बैठना विचार करना, समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेयर्स में डालती हूँ मे बी 5, ठीक है। नंबर ऑफ वेज क्या आ गए 8, जो कि बिल्कुल ठीक है। अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेयर्स डालती हूँ 4, नंबर ऑफ वेज क्या आ गए 5, बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से अपन काउंट कर सकते हैं नंबर ऑफ स्टेयर्स को। नंबर ऑफ स्टेयर्स को इस तरह से क्या कर सकते हैं अपन, काउंट कर सकते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, तो तुम बताओ, क्योंकि मैंने फिबोनाची सीरीज में पूरा के पूरा रिकर्सिव ट्री क्रिएट किया है। सेम क्वेश्चन है, फिबोनाची सीरीज तो यूज हो रहा है यहाँ पे एक तरीके से, n-1 प्लस n-2। तो क्या हुआ, n की जगह n+1 को कॉल करना, दैट्स इट। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अब तुम्हारा टास्क है, भले ही पुराने नोट्स को रेफर करो, भले ही खुद से बताना, पर मुझे ये चाहिए कि बताओ इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। इट्स योर असाइनमेंट, ठीक है। रेफरेंस के लिए मैं फिर से बता रही हूं, अगर कोई भूल गया है, चेक द लेक्चर ऑफ फिबोनाची सीरीज, बहुत अच्छे से बताया हुआ है उसमें मैंने रिकर्सिव ट्री क्रिएट करके, सेम रहने वाली है। बताना मुझे क्या है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था काउंट ऑफ नंबर ऑफ स्टेयर्स का, जो कि मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा, है ना। अब इसके बाद ये जो कंप्लीटली हमने जो पार्ट पढ़ा, ये सब कुछ रिकर्शन के मॉड्यूल में आया। बेसिकली इस लेक्चर में हमने डिस्कस क्या किया, मेजर फोकस इस मॉड्यूल का ये था कि रिकर्जन क्या होता है, जरूरत क्यों है ना, क्या क्या स्टेप्स है जो कि नेसेसरी है। अगर आप काउंट ऑफ स्टेयर्स वाली प्रॉब्लम भी देखो, उसमें भी क्या था, बेस केस था, रिकर्सिव कॉल थी। तो जितनी भी प्रॉब्लम्स हमने पढ़ी अभी तक, सब में क्या चीज कॉमन थी कि हर एक रिकर्सिव कोड में अपने को सबसे पहले सोचना है बेस केस क्या होगा, और फिर सोचना रिकर्सिव कॉल कैसे अप्लाई होगा, और उसको हमने सॉल्व करने की कोशिश करी। हमने देखा किस तरह से रिकर्सिव ट्री बनता है, हमने देखा किस तरह से रिकरेंस रिलेशन क्रिएट किया जाता है, हमने देखा किस तरह से स्टैक में फंक्शन कॉल्स स्टोर होते हैं, हमने देखा किस तरह से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को इवेल्युएट किया जाता है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को इवेल्युएट किया जाता है। अब एक तरीके से ये मॉड्यूल कंप्लीट हो गया है, पर रिकर्जन के क्वेश्चंस खत्म नहीं हुए। डिवाइड एंड कॉन्कर के अंदर फिर से इस मॉड्यूल की जरूरत पड़ने वाली है। ये तो एक रिकर्जन का जिस देना था मुझे, ताकि आगे जाके जब हम डिवाइड एंड कॉन्कर के बारे में डिस्कस करें तो आपको प्रॉब्लम ना हो, वो मैंने दे दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, मैंने स्टार्टिंग में भी बता दिया था। जिसको कुछ भी अगर समझ में नहीं आया है, प्लीज ट्राई टू अप्रोच टू मी एंड ट्राई टू रिजॉल्व योर क्वेरीज वट एवर यू हैव, डाउट क्लियरिंग सेशन में या फिर मुझसे पर्सनली बात करके। लेकिन दिस इज ऑल अबाउट द रिकर्जन दैट वी discussed in our this module. With this, thank you so much, and in the upcoming videos you will see a new module where we are starting our very fresh topic. But मैं फिर से बोल देती हूँ, recursion is the prerequisite to understand all the upcoming topics. तो अच्छे से आई होप समझ में आ गया होगा। इसी के साथ ही इस वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो में जहां पे नए टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप you enjoyed this module as well. Bye bye, and I'll see you all in my next video.